Everyone, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, today we are going to start the unit number 2 of your Flamingo textbook, which is Lost Spring. Lost Spring. Stories of Stolen Childhood by Anish Jung, and this is for class 12 English medium, and this is the lecture number 1 of this lesson, and we shall try to complete this lesson by 2 parts. This is the first one and we shall complete in the next part. Shall we start? Let's start. Students, this is the lesson number 2, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Stories of Stolen Childhood से आपको कुछ फील हो रहा होगा कि क्या मीनिंग हो सकता है इसका। लॉस्ट स्प्रिंग क्यों इसका टाइटल दिया गया है। स्प्रिंग तो इज़ काइंड ऑफ अ सीज़न, एक सीज़न होती है स्प्रिंग। फिर लॉस्ट स्प्रिंग कैसे हो सकता है, स्प्रिंग सीज़न कैसे लॉस्ट हो सकती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये स्टोरी का क्या किस पे बेस्ड है और क्यों ऐसा इसका टाइटल दिया गया है, और ऑथर जो है हमारे अनीश जंग साहब वो क्या कहना चाहते हैं ये स्टोरी के थ्रू। तो चलिए एक स्मॉल पार्ट है छोटा सा एज ए समरी, पहले वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में हम लोग जो है ये लेसन स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लॉस्ट स्प्रिंग एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू a little bit about why this title is given to this lesson. Let's start. As we all know, spring is the season associated with optimism and hope. Spring time जो होता है, जिसको नॉर्मली अपने बोलते हैं बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीज़न, वो जो है ऑप्टिमिज़म और होप, मतलब काफ़ी पॉजिटिविटी होती है उस एटमॉस्फेयर में जब ये स्प्रिंग टाइम होता है, स्प्रिंग का सीज़न होता है। तो ये जो सीज़न है स्पेशली कनेक्टेड विद द ऑप्टिमिज्म एंड एज वेल एज होप. इट ऑल्सो वर्क्स एज अ मेटाफॉर फॉर द चिल्ड्रन चाइल्डहुड स्टेज ऑफ आवर लाइफ. हमारा जो चाइल्डहुड होता है काफ़ी बोलते हैं ना गोल्डन मेमोरीज होती है चाइल्डहुड की, और वी कैन कंपेयर चाइल्डहुड टू द स्प्रिंग टाइम. स्प्रिंग टाइम मतलब एक अच्छा खुशनुमा हैप्पीनेस वाला सीज़न बोल सकते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सारे लोग खुश होते हैं अगर उनका मूड अच्छा हो तो, बराबर. तो हमारा चाइल्डहुड भी हमारे लिए क्या माना जाता है, काइंड ऑफ अ स्प्रिंग सीजन. राइट फ्रॉम द टाइम वी आर बोर्न until late childhood, every child hopes for new beginnings and a bright future. The phase of childhood is all about innocence, energy and tremendous inclination towards outdoor activities along with fun and play. ये आप लोगों ने भी बचपन में किया होगा, चाइल्डहुड में किया होगा कि नई नई कुछ शुरुआत करेंगे, ब्राइट फ्यूचर होगा, बराबर. इनोसेंस की एक हाइट होती है, हाइट ऑफ इनोसेंस होता है, एनर्जेटिक होता है, बराबर. नए नए ड्रीम्स होते हैं. बचपन में क्या क्या नहीं किया करते हैं सब लोग. तो चाइल्डहुड मेमोरीज बहुत लविंग होती है. एंड प्ले टाइम डज नॉट हैव एनी लिमिट्स. तुम छोटे होते हो, बच्चे होते हो, उस टाइम पे तुम्हारे प्ले टाइम, खेलने के टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, बराबर. तुम जितनी मर्जी चाहो खेल लो, सो लो, जिससे बात करनी है कर लो, जहाँ घूमना है घूम सकते हो, बराबर. देयर आर नो एनी काइंड ऑफ बैरियर्स इन योर चाइल्डहुड. दैट इज़ वाई वी कैन कंपेयर योर चाइल्डहुड विद द स्प्रिंग सीजन. इट इज़ ऑल्सो टाइम ऑफ गेटिंग मोर स्किल एंड नॉलेज एंड गोइंग टू स्कूल. और यही टाइम होता है चाइल्डहुड का टाइम जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर स्किल वी कैन एक्वायर, स्किल्स आप लोग एक्वायर कर सकते हो, नॉलेज आपको मिल सकता है. और स्कूलिंग का टाइम भी आपका जो है चाइल्डहुड में ही कंसिडर किया जाता है. हियर वी टेक अ लुक एट अ पर्टिकुलरली इम्प्रेसिव रेंडिशन. हियर इट इज़ द लॉस्ट स्प्रिंग समरी. ये जो लॉस्ट स्प्रिंग की समरी है, छोटी सी समरी है, जिसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो स्टोरी है इसका क्या थीम है, किस पर बेस्ड है, क्यों इसका टाइटल स्प्रिंग का लॉस्ट स्प्रिंग दिया हुआ है. तो चलिए बता देता हूँ. द लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीश जंग, ये हमारे ऑथर है. talks about the national shame of children being forced to live a life of poverty and exploitation.
स्टूडेंट्स, एवरीबडी इज़ नॉट लकी लाइक अस। हम लोगों की तरह हर कोई लकी नहीं होता है। वी हैव अ ब्राइट चाइल्डहुड। हमारा चाइल्डहुड काफ़ी अच्छा है, बराबर। और ऑलमोस्ट जो मिडिल क्लास होते हैं या लोअर मिडिल क्लास हो, हाई प्रोफाइल लोगों की तो बात ही अलग है। वो चिल्ड्रन जितने भी होते हैं उनका चाइल्डहुड काफ़ी ब्राइट होता है, बहुत ही एन्जॉइंग होता है, बराबर। काफ़ी वंडरफुल, अमेजिंग बोल सकते हैं। चाइल्डहुड की मेमोरीज ही जो है इतनी अच्छी होती है कि उसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, बराबर। द मेन टू प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर, साहिब आलम एंड मुकेश, don't live their childhood as they have to carry the burden of poverty and illiteracy। ये स्टोरी में आप समझ गए होंगे, इन प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है जो इस पे जिसके ऊपर ये स्टोरी है, बराबर। तो हमारे इसमें जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो दो नाम दिए हुए इसमें, एक साहिब आलम है और दूसरे का नाम दिया हुआ है मुकेश। और वो लोग अपना चाइल्डहुड जो है नहीं जी पाते हैं बिकॉज ऑफ बर्डन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बोझ आ जाता है उनके ऊपर, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बर्डन ऑफ पॉवर्टी, बेचारे गरीबी में पैदा हुए होते हैं, कुछ भी नहीं मिलता उनको। एज वेल एज इलिटरेसी, एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। इन दियर मिजरेबल स्टोरीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण करना, द ऑथर प्रोवाइड्स ग्लिम्स ऑफ फोर्टिट्यूड एंड रेसिलियंस। फोर्टिट्यूड एंड रेसिलियंस का मतलब एक पेशेंस के साथ किस तरह से वो लोग अपनी लाइफ के साथ डील करते हैं, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ दिस लेसन। आप लोग समझ गए होंगे कि अभी लॉस्ट स्प्रिंग क्यों इसका नाम दिया गया, वाई दिस टाइटल इज़ गिवन टू दिस लेसन। तो आप समझ सकते हो, द लॉस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स कैन बी कंपेयर्ड विद द चाइल्डहुड, लेकिन चाइल्डहुड जो है हमारे प्रोटैगनिस्ट जो है मुकेश और साहिब आलम, वो तो बेचारे उनका चाइल्डहुड तो वैसे ही चला गया है, बराबर। इसीलिए ये स्टोरी का नाम दिया हुआ है लॉस्ट स्प्रिंग। आगे आप लोग देख सकते हो, कैरेक्टर्स ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग समरी, साहिब आलम अ रैग पिकर। रैग पिकर का मतलब समझते हो ना, जो कचरा उठाते रहते हैं। आप लोग देखते होंगे कहीं पर भी खाने पीने के लिए रुकते हो, कहीं बाहर मम्मी पापा के साथ, पेरेंट्स के साथ बाहर घूमने जाते हो, स्कूल जाने के टाइम पर भी बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो आपसे कुछ ना कुछ बैगिंग करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, या फिर वो प्लास्टिक कैरी करना, या फिर कोई ऐसा कचरा पड़ा हो जिस कचरे को हो सकता है रिसाइकल करके काफ़ी उसको यूज़ में लिया जा सकता है, लेकिन उतना उनका माइंड नहीं होता है। तो ट्राई टू कलेक्ट दैट गार्बेज। जो गार्बेज कलेक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं रैग पिकर्स, बराबर। मुकेश, सन ऑफ अ बैंगल मेकर, और मुकेश भाई जो है बैंगल मेकर, बैंगल मतलब चूड़ी समझते ना, हाथ में लेडीज़ पहनती, तो बैंगल मेकर जो हैं उनका सन है, बराबर। उनका सन है मुकेश, बराबर। ये दो प्रोटैगनिस्ट है, दो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक थोड़ा बहुत थीम क्लियर हो गया होगा कि ये स्टोरी किस पर बेस्ड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि स्टोरी में क्या क्या दिया हुआ है। शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहली स्टोरी जो है वो साहिब आलम की होगी, बराबर, और सेकंड स्टोरी जो है मुकेश की है। हम लोग ट्राई करेंगे कि दोनों स्टोरी इसी वीडियो के अंदर कवर हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि अलग अलग वीडियो में दोनों कवर हो, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो और वीडियो देखने में ज़्यादा बोरिंग भी फील ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है, नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। ये कुछ वर्ड्स आने वाले हैं जिनका मीनिंग आपको पता रखना है। लुकिंग फॉर, slog their daylight hours, roof over his head, perpetual state of poverty, dark hutments, imposed the baggage on the child। बहुत इजी मीनिंग है। जैसे ही आएंगे मैं आपको इनका मीनिंग भी बताऊंगा, लेकिन आप लोग भी ट्राई करना कि इनके मीनिंग आपको पता चल जाए, बराबर। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। समटाइम्स, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन है। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो ये जो टाइटल दिया है, इसी टाइटल पर से आपको पता चल गया होगा। द फर्स्ट कैरेक्टर साहिब आलम अ रैग पिकर। रैग पिकर मतलब जो गार्बेज कलेक्ट करता है। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, इसका मतलब ये होता है कि कभी कभार ये लोग गार्बेज कलेक्शन करते रहते हैं, तो आपके जैसे या फिर
थोड़े अच्छे हाई मिडिल क्लास फैमिली के, बहुत ही हाई प्रोफाइल फैमिली के लोग होते हैं, जो छोटे छोटे कॉइन्स हो लाइक 1 रुपी, 5 रुपी, 2 रुपी या फिर 10 रुपी की नोट हो, इधर उधर कहीं गिर जाती है, कहीं खो जाते हैं, तो ये बच्चे जो है गार्बेज कलेक्टिंग के टाइम पे, रैक पिकिंग के टाइम पे उसको भी पिक कर लेते हैं। तो बहुत खुश हो जाते हैं कि कभी कभी इनको रैक पिकिंग के साथ गार्बेज कलेक्टिंग के साथ साथ में पैसे भी मिल जाते हैं, रुपी का सिक्का कॉइन भी मिल जाता है, बराबर। तो इसीलिए इसका नाम दिया हुआ स्टोरी लाइन थीम जो है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो चलिए, वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। ये जो नरेटर हैं वो साहिब आलम, बराबर, उसको पूछते हैं, साहिब आलम को साहेब दिया है, साहिब आलम उसका पूरा नाम है, कि तुम ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि जो नरेटर हैं उनके नेबरहुड में, उनके आसपास में ही इसको हमेशा देखा जाता है, लड़के को ये गार्बेज कलेक्ट करता रहता है, जैसे सॉरी, जैसे गार्बेज के अंदर गोल्ड ढूंढ रहा हो, उसके अंदर ही इज सर्चिंग फॉर द गोल्ड, ऐसा लग रहा है। इतनी मतलब पैसेंस के साथ, इतना हार्ड वर्क के साथ में वो कलेक्ट करता है, इतना ध्यान से देखता है, तो उनको लगता है कि कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। तो इसको ऑथर को ऐसा लगता है कि जैसे गोल्ड ढूंढ रहा हो, तो उससे पूछते हैं कि तुम ये रैक पिकिंग क्यों करते हो, वाई डू यू डू दिस। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, सेट एडमिनिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ढाका जो है करंटली द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। हिज मदर टेल्स हिम दैट इज वाई द लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। अब ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें साहिब आलम की जो मदर हैं उन्होंने एक स्टोरी बताई है इनको, कि हम लोग जो है ढाका में रहते थे, बांग्लादेश की कैपिटल में, और वहाँ पर हमारे बहुत अच्छे अच्छे ग्रीन फील्ड्स हुआ करते थे, मतलब ग्रीन फार्मिंग करते थे ये लोग, और काफ़ी कुछ था इनके पास। लेकिन बड़े बड़े से स्टॉर्म्स आए, तूफान आए, जिसमें ये सब कुछ चला गया। इसीलिए अभी ये लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर ये जो है रैक पिकिंग का काम करते हैं। ऐसी स्टोरी उनकी मदर ने बताई होती है, और वही स्टोरी जो है ये साहिब आलम नरेटर को बता देते हैं। I have nothing else to do, he mutters looking away। नरेटर के सामने ये बात बोलते हैं कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दिस, इसलिए मैं जो है रैक पिकिंग करता हूँ। गो टू स्कूल, आई से ग्लेबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। अब नरेटर जो है, आप लोग भी कभी कभार ऐसा होता होगा, रैक पिकिंग वाला बॉय आपके सामने खड़ा हो और आप उसको बोलो कि ये सब क्यों करते हो, स्कूल क्यों नहीं जाते, तो बोलने के टाइम पे थोड़ा बहुत तो एक हार्ट का कॉर्नर जो है, सॉफ्ट कॉर्नर, उसमें ऐसी फीलिंग आती होगी कि हम लोगों ने क्या क्वेश्चन कर लिया, बेचारा रैक पिकिंग कर रहा, अगर स्कूल जाने की कंडीशन होती तो वाई ही यूज टू डू दिस, ये ऐसा क्यों कर रहा होता, बराबर। तो नरेटर को भी ऐसे ही लगा कि मैंने क्या सवाल पूछ लिया इससे, क्यों स्कूल जाने के बारे में पूछा मैंने। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है इसका रिप्लाई। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। साहिब आलम ने क्या जवाब दिया, देयर इज़न्ट एनी काइंड ऑफ स्कूल इन आवर एरिया। हमारे एरिया के अंदर, हमारे नेबरहुड में कहीं पर भी स्कूल नहीं है। अगर कोई स्कूल बनाएगा आई विल डेफिनेटली गो देयर, और कोई बनाएगा तो मैं स्कूल पक्का वहाँ पर जाऊँगा। बिना सोचे समझे उसने भी ऐसा बोल दिया। इफ़ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अब नरेटर ने भी मजाकिया अंदाज में बोल दिया, अगर मैं स्कूल बनाऊँ तो क्या तुम स्कूल में आओगे। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और हंसते हुए बोलता कि डेफिनेटली आई विल कम, क्यों नहीं, मैं तो ज़रूर आऊँगा, मुझे स्कूल जाना है, लेकिन मुझे स्कूल जाने को मिलता नहीं क्योंकि हमारे नेबरहुड में, सराउंडिंग में कोई स्कूल नहीं है। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। अब कुछ टाइम बाद यही नरेटर के पीछे भागते भागते साहेब उनको देख लेता है, तो भागते भागते आके पूछता है क्या आपकी स्कूल रेडी हो गई। अब बच्चों को नहीं पता होता ना कि स्कूल को बनाने में कितना टाइम लगता है, तो कुछ टाइम बाद वो मिले थे तो पूछ लिया कि आपकी स्कूल बन गई है, स्कूल रेडी है तो मैं आ जाऊँ।
हाँ, it takes longer to build a school. I say, embarrassed at having made a promise that was not meant, but promises like mine around abound in every corner of his bleak world. यहाँ पर नरेटर ऐसा कह रहे हैं कि स्कूल बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, इतना इजी नहीं है स्कूल बनाना या स्कूल चालू करना, लेकिन अपने आप पर एम्बेरस फील करते हुए बोलते हैं कि मुझे इस टाइप का प्रॉमिस नहीं करना चाहिए जिसके कोई ज़्यादा मायने नहीं है, पॉसिबल नहीं हो तो इस टाइप के प्रोमिस किसी के साथ करने नहीं चाहिए। लेकिन बट प्रोमिस लाइक माइंड अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड, और उसकी जो सुनी दुनिया है, खाली दुनिया है, उसमें ये सपने, ये ड्रीम्स, ये प्रोमिस भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो थिंक ट्वाइस बिफोर प्रोमिसिंग टू एनीबडी these kind of promises. After months of knowing him, I asked him his name. और काफ़ी टाइम तक वो नरेटर जो है उनके सराउंडिंग में ही गार्बेज कलेक्शन करते हैं, रेक पिकिंग करते हैं। तो आखिरकार मुलाकात फिर से हुई होगी, तो नरेटर ने उनसे उनका नाम पूछ लिया। साहिब आलम, he announces he does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. नरेटर ऐसा बोल रहे हैं कि जिनका नाम साहिब आलम है, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मीन्स इस पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया के जो लॉर्ड होते हैं, भगवान होते हैं, उनको बोला जाता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। नरेटर का ऐसा कहना है कि अगर इनको पता होता है इनके नाम का मीनिंग, तो इनको विश्वास ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि ही इज़ पिकिंग द रैग, ही इज़ रैग पिकिंग, वो कचरा उठा रहे हैं और उनको पता नहीं है कि उनके नाम का मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होता है। अगर नाम का मीनिंग भी पता होता तो मानने को तैयार नहीं होता। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months I have come to recognize each of them. एक पूरी की पूरी आर्मी आती है, आर्मी इन द सेंस बहुत सारे बच्चे आते हैं, बेयर फुट मतलब नंगे पाँव आते हैं, गार्बेज कलेक्शन करते रहते हैं, और काफ़ी महीनों तक ये नरेटर ने देखा है। तो धीरे धीरे करके वो रिकॉग्नाइज करने लगे, मतलब बच्चों को पहचानने लगे। Why aren't you wearing चप्पल्स? I ask one. बेयर फुट थे, पाँव में कुछ पहना हुआ नहीं था, नंगे पाँव थे, तो उन्हीं में से नरेटर ने एक से पूछ लिया कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन के रखे। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली। तो उसने जवाब ये दिया कि मेरी मदर ने जो है सेल्फ में से चप्पल उतार के मुझे दिए नहीं, मतलब कहीं रखे होंगे तो मुझे उतार के दिए नहीं, इसलिए मैंने पहने नहीं। ये फर्स्ट वाले का आंसर था। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज़ वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। एक दूसरे ने आंसर दिया जिसने मिस मैच वाले शूज़ पहन के रखे थे, एक पाँव में दूसरा, एक तो और दूसरे पाँव में कुछ अलग ही कलर का, मतलब मिस मैच था। तो उसने ऐसा बोला कि अगर इसकी मदर ने दे भी दिया होता तो ये पहनता नहीं, फेंक देता। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सेटल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ। थर्ड वन, तीसरा जो था उनमें से, उसने बोल दिया कि मुझे शूज़ चाहिए, और उसको कभी लाइफ में शूज़ मिले नहीं थे। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities, on villages roads. It is lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. और उन्हीं में से किसी एक ने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया है, लाइक बेयरफुट थे, नंगे पाँव क्यों घूम रहे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि हमारी ट्रेडिशन है, परंपरा है, हम लोग नंगे पाँव ही चलते हैं। मीन्स उनके मदर फादर जो भी होंगे उन्होंने ये चीज़ बोली होगी, तभी बच्चे बोलते हैं, अदरवाइज बच्चे नहीं बोलते हैं। मीन्स हाउ इज़ दिस पॉसिबल टू वॉक बेयरफुट? ये कैसी ट्रेडिशन हो सकती है, कैसी परंपरा हो सकती है, वो भी एवरी टाइम, कभी कभार हो ऐसा, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ 6 month, तो समझ में आता है इट मे बी ट्रेडिशन। आई वंडर what the narrator wonders. Let's see. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty.
क्या ये एक रीज़न हो सकता है? परपेचुअल पॉवर्टी का मतलब था लॉन्ग लास्टिंग, फॉर एवर, हमेशा के लिए पॉवर्टी रहती है, तो उसके लिए हो सकता है ये एक्सक्यूज देना कि हमारी ट्रेडिशन है इसलिए हम लोग बैरफुट रहते हैं, नंगे पाँव रहते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी, अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी as a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of dissolution. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived. पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। Arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made for the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many other like the rag pickers in the neighborhood remain shoeless. अब इस बात का मतलब ये होता है कि एक प्रिस्ट का लड़का होता है, साधु का लड़का होता है जो टेंपल में रहते हैं, तो वो प्रेयर करते हैं गॉड से कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज चाहिए, मतलब शूज़ चाहिए। लेकिन 30 इयर्स के बाद वही टेंपल में जब नरेटर विज़िट करते हैं तो वहाँ पर एक नया प्रिस्ट होता है, नया साधु होता है, उसके बच्चे भी दूसरे होंगे, तो उनके पास जो जितनी ज़रूरी फैसिलिटीज़ होती है लाइक यूनिफॉर्म होना, बराबर ज़रूरी सारी चीज़ें उनको मिल जाती है। तो नरेटर ऐसा बोल रहे हैं कि एक बच्चा ऐसा था, एक साधु ऐसा था, उस टाइम पर टेंपल जो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था, तो हो सकता है उस टाइम पर प्रिस्ट लोगों की इतनी इनकम नहीं होगी, साधुओं को इतना कोई डोनेट करता नहीं होगा, तो उसकी जो है प्रेयर काफ़ी टाइम बाद किसी और बच्चों को उस प्रेयर का फल मिला है, रिजल्ट मिला है। ऐसा नरेटर ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि टाइम के साथ साथ हर चीज़ डेवलप हो जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, जिनका पैसेज ऑफ टाइम के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कि ये रैग पिकर वाली आर्मी थी, उनमें से किसी के पास शूज़ नहीं थे, वो लाइफ टाइम बेचारे शूलेस रह सकते हैं, बराबर। चलिए आगे देखते हैं क्या है स्टोरी के अंदर। माई एक्विटेंस का मतलब होता है कलीग, साथ में काम करने वाला, साथीदार। विथ द barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. अब जो इनकी एक्विडेंस है ऑथर नरेटर की, उनका जो साथीदार है, वो उनको एक बार छेड़े पे दिल्ली के किनारे पे ले जाते हैं, जहाँ एक जगह है कॉर्नर ऑफ दिल्ली, सीमापुरी नाम है, और वहाँ पर जो है 1971 के बांग्लादेश के कुछ लोग हैं, स्क्वेटर्स मतलब देश छोड़ के भाग के जाने वाले लोग, तो वहाँ पर वो लोग रहते हैं, और उन्हीं फैमिली में से साहिब की जो फैमिली है, साहिब आलम की, ही इज़ वन ऑफ देम। Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty in structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water. Live 10,000 rag pickers, और वहाँ पर बिना किसी फैसिलिटी के, नॉर्मली लाइक झुग्गी झोपड़ी होती है ना, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, थोड़ी बहुत फैसिलिटी, उनको खाना पीना मिल जाता हो जैसे तैसे करके। 10,000 people are living in the periphery of दिल्ली, पेरिफेरी ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी करके एक विलेज बोल सकते हो या छोटा सा टाउन, कस्बा बोल सकते हो। वहाँ पर देयर आर 10,000 people who are squatters of Bangladesh in 1971 are living there without any kind of basic necessary facilities। वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, जैसे तैसे करके वो लोग अपनी जो लिविंग नीड्स है टू लिव लाइफ, बराबर, तो उनको जैसे तैसे करके अरेंज करके अपनी लाइफ जी रहे हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विथ रेशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट। एक मिनट, वेयर इज वोटर्स लिस्ट?
without permit but with ration card and they get their names on voters list enable them to buy grain. उनके पास कुछ नहीं है, 30 साल से दे आर लिविंग इन दैट एरिया और उनके पास सिर्फ राशन कार्ड है ताकि वोटर्स लिस्ट में उनका नाम चढ़ जाए और वो राशन कार्ड के आधार पे ग्रेन ले सके गवर्नमेंट से, अनाज उनको मिल जाता है खाने पीने के लिए, बाकी कुछ नहीं है. दे आर लिविंग देयर फॉर 30 years. Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful lands of green fields and rivers. वहाँ पर किसी एक मतलब बहुत सारे लोगों से पूछा गया, नरेटर ने ऐसा पूछा कि तुमने अपने ग्रीन फील्ड्स को क्यों छोड़ दिया. तो उनका ऐसा कहना था कि ऐसे ग्रीन फील्ड का, ऐसे फार्मिंग का हम क्या करें जो हमको अनाज नहीं दे सकती. हमारे लिए हमारा सर्वाइवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जैसे तैसे करके हमारी लाइफ को बचा सके और हमारे लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि हमको रात को पेट दर्द की वजह से सोना ना पड़े और सब लोगों को 2 टाइम का खाना मिल जाता है. तो दैट इज़ इनफ फॉर अस. वी डोंट नीड एनीथिंग. बराबर, कुछ भी ज़रूरत नहीं है हमको. वेर एवर द फाइंड फूड द पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिएंट होम्स. और जहाँ पर भी उनको खाना मिलता है वहाँ पर वो अपना टेंट बांध लेते हैं, वही उनका टेम्पररी घर होता है. चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rag picking. Through the years it has acquired the proportion of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is looking roof, but for a child it is even more. तो सीमापुरी में सर्वाइवल करना जहाँ पर ये लोग रहते हैं, दैट मीन्स रेग पिकिंग. वो लोग सिर्फ रेग पिकिंग करते हैं और इसीलिए गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड. और कचरा जो है उनके लिए गोल्ड माना जाता है, क्योंकि यही गार्बेज उनको फूड प्रोवाइड करता है, सर्वाइवल देता है ताकि वो लोग जी सकें. एंड इट इज़ दियर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर दियर हेड्स. और उसी की वजह से उनको रोटी भी मिलती है और टेंट में आराम से वो लोग सो भी पाते हैं. बराबर, इसीलिए एक लीकिंग रूफ मतलब जहाँ लीकेज हो रहा हो, पानी टपक रहा हो, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन उन बच्चों के लिए ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत बड़ी बात होती है. बराबर, अब आगे देखते हैं आगे क्या है इस बारे में. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Saib says, his eye lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for there is a hope of finding more. साहिब आलम जो नरेटर को बोलते हैं, कभी कभी मुझे कॉइन 1 रुपये का कॉइन मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपये की नोट भी मिल जाती है. बराबर, तो कभी कभी सिल्वर का कॉइन मिल जाता है. तो मैं इनके लिए हमेशा आई एम लुकिंग फॉर, मैं हमेशा सर्चिंग करता ही रहता हूँ ताकि मुझे और बेटर मिल जाए, ताकि और कुछ अच्छा मिल जाए. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट from what it means to their parents. For the children it is wrapped in wonder, for the elders it is a means of survivals. बच्चों के लिए यही है कि तुम ट्राई करते रहो, सर्च करते रहो, क्या पता तुमको कुछ ना कुछ मिल जाए. लेकिन पेरेंट्स के लिए जो है सर्वाइवल है. अगर वो रेग पिकिंग करके आते हैं, दैट मीन्स दे आर गेटिंग द फूड टू ईट. अब आगे देखते हैं. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside, even no one is around. He admits the gatekeeper lets me use the swing. एक बार जो नरेटर है उसको टेनिस कोर्ट में देख लेती है जहाँ पर टेनिस खेलते हैं हाई प्रोफाइल लोग. तो ऐसा बोलता है कि मुझे टेनिस खेलना पसंद है. मैं दूर से फेंसिंग में खड़ा रह कर देखता रहता हूँ कि वो लोग कैसे खेलते हैं. लेकिन अगर कोई नहीं होता तो मैं वहाँ पर एक चक्कर लगा के भी आ जाता हूँ. और शॉपकीपर जो है मुझे वहाँ जाने की परमिशन भी दे देता है. तो बेचारा एडमिट कर लेता है कि हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसा मैं करता हूँ कभी कभी.
Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole in a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. ये जो है साहेब, उसने भी टेनिस शूज़ पहन के रखते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ पहन के रखा हुआ होता है, लेकिन वो जो है किसी रिच किड आपके जैसा हो सकता है। हाई प्रोफाइल लोगों के जो बच्चे होते हैं, कभी कभार उसमें होल हो जाता है तो वो क्या करते हैं, शूज़ को फेंक देते हैं। अगर टर्न आउट हो तो भी उसको फेंक देते हैं। लेकिन जो बच्चे लाइफ टाइम नंगे पाँव घूमते हैं, उनको पहनने को शूज़ मिलते नहीं हैं, उन बच्चों के लिए हॉल वाला शूज़ भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है वो, कि विदाउट शूज़ रहने से अच्छा है कि हॉल वाला शूज़ ही हम पहने, बराबर। लेकिन जो टेनिस जैसा गेम है वो एक आउट ऑफ रीच है ऐसे बच्चों की पहुंच से, वो कभी वहाँ तक पहुंच नहीं सकते, बराबर, खेल नहीं सकते। दिस मॉर्निंग, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, हाँ। दिस मॉर्निंग Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost his carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly. इतना पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मॉर्निंग में जो है साहिब आलम को जो नरेटर है, एक टी स्टॉल पे काम करते हुए देखती है, तो देखता है तो पूछ लेता है कि क्या है। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ, मुझे 800 रुपीज़ मिलते हैं और मुझे तो खाना, जब भी खाना चाहिए होता खाना मिल जाता है, मतलब पूरे दिन का उसको खाना मिल जाता है, बराबर। तो उसने पूछा कि क्या तुम खुश हो इस जॉब से? तो उसके जो फेस पे केयर फ्री लुक होता है, मतलब बिना टेंशन वाला। अभी तो क्या था, भले वो रेक पिकिंग करता था पर अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी पड़े वहाँ घूम के आ जाता था, बिना किसी टेंशन के घूमता फिरता था। लेकिन अभी जो है वो किसी के अंडर में काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो वही जो लुक है उसके फेस पे नहीं दिख रहा है, मीन्स ही इज़ द सर्वेंट ऑफ समवन। और जो कैनिस्टर, केटली जो है, केटली जो उसने हाथ में पकड़ के रखी है, जो पहले वो कचरा इकट्ठा करने के लिए बैग रखता था, उससे काफ़ी ज़्यादा भारी है वेट में। ओवर हिज शोल्डर द बैग वॉज हिज कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। साहिब इज़ नॉट लॉन्गर हिज ओन मास्टर। जो साहिब आलम है अभी तक खुद का ओनर था, खुद का मास्टर था, क्योंकि ही डोंट इवन नीड टू आंसर एनी वन। अभी तक उसको किसी को आंसर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो अपना खुद की मर्ज़ी का मालिक था। लेकिन अब जो किसी के अंडर में जॉब करता है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द टी ओनर। जो टी स्टॉल का ओनर है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, बराबर। तो वो कैनिस्टर भी टी स्टॉल के ओनर से बिलिंग करता है, उसका जो बैग है वो अब उसके पास नहीं है। अब आता है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये तो स्टोरी का सेकेंड पार्ट है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये साहिब आलम की स्टोरी थी, बराबर। टी स्टॉल पे काम करता है तो उसका केयर फ्री लुक चला जाता है। रेक पिकिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर दिस काइंड ऑफ चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर चाइल्डहुड इन द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर। गरीब होने की वजह से बेचारे चाइल्डहुड खो देते हैं। लेकिन जो रेक पिकिंग पहले करता था वो किसी के बेखावा में आकर या फिर अपनी मर्ज़ी का मालिक था पहले, किसी को उसको आंसर नहीं करना होता था। अब जो किसी के अंडर काम करता है, मतलब बोलते हैं चाइल्ड लेबर हुआ, और इस टाइम पर जो उसकी जो आज़ादी है वो भी चली गई। चाइल्डहुड तो गया, साथ साथ में आज़ादी भी गई। तो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। वी शैल मेट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इसको आप अच्छे से सुनिए, अच्छे से समझिए, ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर सको। चलिए स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।